चैप्टर 28 विस्परिंग गैलरी में बचाव। जब मैं आंशिक जीवन में लौटा तो मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो अचेतन अवस्था कितनी देर तक रही मैं नहीं कह सकता। अब मेरे पास समय का हिसाब रखने का कोई साधन नहीं था। कभी भी ऐसा एकांत नहीं था, कभी भी कोई जीव इतना पूरी तरह से त्यागा नहीं गया था। गिरने के बाद मेरा बहुत सारा खून बह गया था। मुझे लगा कि खून मेरे ऊपर बह रहा है। अगर मैं मर जाता तो मुझे कितनी खुशी होती, और अगर मौत अभी नहीं आई होती तो मैं और नहीं सोचता। मैंने हर विचार को दूर कर दिया और अपने दुख से अभिभूत होकर खुद को विपरीत दीवार के नीचे लुढ़का दिया। मैं पहले ही एक और बेहोशी के आने का एहसास कर रहा था और पूरी तरह से विनाश की उम्मीद कर रहा था। तभी एक तेज आवाज मेरे पास पहुंची। ये दूर से लगातार गरजने की गड़गड़ाहट की तरह थी और मैं इसकी गूंजती हुई लहरों को दूर खाई के सुदूर कोनों में लुढ़कते हुए सुन सकता था। ये शोर कहाँ से आ रहा है? यह अवश्य ही उस महान गहराई में घटित होने वाली किसी घटना से हो रहा होगा जिसके बीच में असहाय पड़ा हुआ था। क्या ये गैस का विस्फोट था? क्या ये पृथ्वी के किसी शक्तिशाली स्तंभ का गिरना था? मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं जानना चाहता था कि क्या शोर फिर से होगा। 1/4 घंटा बीत गया। इस गैलरी में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपने दिल की धड़कन भी नहीं सुन पा रहा था। अचानक संयोगवश दीवार से टिके मेरे कान ने कुछ अस्पष्ट, अवर्णनीय, दूर की स्पष्ट ध्वनियां सुनी जैसे कि वे शब्द हों। यह एक भ्रम है, मैंने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। ज्यादा ध्यान से सुनने पर मैंने वास्तव में आवाज़ों की बड़बड़ाहट सुनी। लेकिन मेरी कमजोरी ने मुझे ये समझने से रोक दिया कि आवाज़ें क्या कह रही थीं। फिर भी यह भाषा थी, मुझे इस बात का यकीन था। एक पल के लिए मुझे डर लगा कि ये शब्द शायद मेरे ही हैं, जो प्रतिध्वनि द्वारा वापस लाए गए हैं। शायद मैं अनजाने में ही चिल्ला रहा था। मैंने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए और अपना कान फिर से दीवार से सटा दिया। हाँ, सचमुच कोई बोल रहा है, ये शब्द हैं। दीवार से कुछ फीट की दूरी से भी मैं स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मैं अनिश्चित, अजीब, अविभाज्य शब्दों को पकड़ने में सफल रहा। वे ऐसे आए जैसे धीमी फुसफुसाहट में उच्चारित किए गए हों। सहानुभूति और दुख के स्वर में फोलोराड शब्द कई बार दोहराया गया। मदद करो, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। मदद करो। मैंने सुना। मैंने अंधेरे में उत्तर, पुकार, हल्की सांस की आवाज की प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ मिनट बीत गए। मेरे दिमाग में विचारों की एक पूरी दुनिया खुल गई थी। मुझे लगा कि मेरी कमजोर आवाज कभी भी मेरे साथियों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये वे ही हैं, मैंने दोहराया। और कौन से लोग जमीन के 30 मील नीचे हो सकते हैं? मैंने फिर से सुनना शुरू किया। दीवार के ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह तक अपना कान घुमाते हुए मुझे वह जगह मिल गई जहां से आवाजें सबसे अच्छी तरह से सुनी जा सकती थीं। फोलोराड शब्द फिर से आया, फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई जिसने मुझे मेरी सुस्ती से जगा दिया था। नहीं, मैंने कहा, नहीं, इस तरह के द्रव्यमान के माध्यम से कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती। मैं ग्रेनाइट की दीवारों से घिरा हुआ हूँ और यहाँ सबसे तेज धमाका कभी नहीं सुना जा सकता। ये शोर गैलरी के साथ आता है। यहाँ ध्वनिक नियमों का कोई उल्लेखनीय अभ्यास होना चाहिए। मैंने फिर से सुना और इस बार मैंने अपना नाम विस्तृत अंतराल में स्पष्ट रूप से उच्चारित होते सुना। यह मेरे चाचा की अपनी आवाज थी। वे गाइड से बात कर रहे थे और फोलोराड एक डैनिश शब्द है। तब मुझे सब कुछ समझ में आया। अपनी बात कहने के लिए मुझे इस दीवार के सहारे बोलना होगा, जो मेरी आवाज को उसी तरह से संचालित करेगी जैसे तार बिजली को संचालित करते हैं। लेकिन समय बर्बाद करने का कोई उपाय नहीं था। अगर मेरे साथी कुछ कदम और आगे बढ़ जाते तो ध्वनि घटना बंद हो जाती। इसलिए मैं दीवार के पास गया और इन शब्दों को यथासंभव स्पष्ट रूप से बोला। चाचा लिडेनब्रॉक। मैं गहरी बेचैनी के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। ध्वनि बहुत तेज गति से नहीं चलती। हवा का घनत्व बढ़ने से भी इसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ इसकी तीव्रता को बढ़ाता है। सेकंड, जो युगों की तरह लग रहे थे, बीत गए और आखिरकार ये शब्द मेरे पास पहुंचे।
एक्सल, एक्सल, क्या ये तुम हो? हाँ, हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? गहन अंधकार में खोया हुआ। तुम्हारा दीपक कहाँ है? यह बाहर है। और नदी गायब हुआ। एक्सल, एक्सल, हिम्मत रखो। रुको, मैं थक गया हूँ। मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझसे बात करो। साहस करो, मेरे चाचा ने फिर कहा। मत बोलो, मेरी बात सुनो। हमने तुम्हें गैलरी में ऊपर से नीचे तक ढूंढा है। तुम नहीं मिल पाए। मैं तुम्हारे लिए रोया, मेरे बेचारे लड़के। अंत में, यह मानते हुए कि तुम अभी भी हंसबाक पर थे, हमने अपनी बंदूकें चलाईं। हमारी आवाजें एक दूसरे को सुनाई देती हैं, लेकिन हमारे हाथ एक दूसरे को छू नहीं सकते। लेकिन निराश मत हो, एक्सल। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। इस दौरान मैं सोच विचार कर रहा था। मेरे दिल में एक धुंधली सी उम्मीद लौट रही थी। एक बात थी जो मुझे पहले जाननी थी। मैंने अपने होंठ दीवार से सटाते हुए कहा, मेरे अंकल। कुछ सेकंड के बाद मुझे आवाज आई, मेरा बेटा। हमें पता होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ओ आसान है। आपके पास क्रोनोमीटर है? हाँ। ठीक है, इसे ले लो। मेरा नाम बोलो, और जब तुम बोलो तो उस सेकंड को ध्यान से बोलो। जैसे ही यह मेरे दिमाग में आएगा मैं इसे दोहरा दूंगा, और तुम उस सटीक क्षण को देखोगे जब तुम्हें मेरा उत्तर मिलेगा। हाँ, और मेरे कॉल और आपके उत्तर के बीच का आधा समय ठीक यही बताएगा कि मेरी आवाज़ को आप तक आने में कितना समय लगेगा। बस, मेरे चाचा। क्या आप तैयार हैं? हाँ। अब, ध्यान दो, मैं तुम्हारा नाम पुकारने जा रहा हूँ। मैंने अपना कान दीवार से लगा दिया और जैसे ही एक्सल नाम आया, मैंने तुरंत जवाब दिया, एक्सल, फिर इंतजार करने लगा। 40 सेकंड, मेरे चाचा ने कहा। दो शब्दों के बीच 40 सेकंड, इसलिए ध्वनि आने में 20 सेकंड लगते हैं। अब, एक सेकंड में 1120 फीट की दर से, ये 22,400 फीट या लगभग 4 मील और 1/4 है। 4 मील और 1/4। मैंने धीरे से कहा। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, एक्सल। क्या मुझे ऊपर जाना होगा या नीचे? नीचे इस कारण से, हम एक विशाल कक्ष में हैं, जिसमें अंतहीन दीर्घाएं हैं। तुम्हारा मार्ग इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की सभी दरारें और दरारें इस विशाल गुफा के चारों ओर फैली हुई हैं। इसलिए उठो और चलना शुरू करो। आगे बढ़ो, अपने आप को घसीटो, यदि आवश्यक हो तो खड़ी जगहों से नीचे फिसलो, और अंत में तुम पाओगे कि हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब चलना शुरू करो। इन शब्दों ने मुझे खुश कर दिया। अलविदा, चाचा, मैंने रोते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ। एक बार जब मैं चल पड़ा तो कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। तो अलविदा। अलविदा, एक्सल, औ रिवोरा। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने सुने। यह अद्भुत भूमिगत वार्तालाप, जो हमारे बीच 4 मील और 1/4 की दूरी पर चल रहा था, आशा के इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ। मैंने अपने दिल से भगवान को धन्यवाद दिया, क्योंकि यह वही था जिसने मुझे उन विशाल एकांतों से उस बिंदु तक पहुंचाया था जहां, शायद सभी अन्य लोगों में से अकेले, मेरे साथियों की आवाज़ मुझ तक पहुंच सकती थी। वैज्ञानिक आधार पर इस ध्वनिक प्रभाव को आसानी से समझाया जा सकता है। ये गैलरी के अवतल रूप और चट्टान की चालक शक्ति से उत्पन्न हुआ। इस ध्वनि के प्रसार के कई उदाहरण हैं जो मध्यवर्ती स्थान में अनसुने रह जाते हैं। मुझे याद है कि कई जगहों पर इसी तरह की घटना देखी गई है। लंदन में सेंट पॉल के गुंबद की गैलरी की आंतरिक सतह पर और विशेष रूप से सिरैक्यूज के पास खदानों के बीच की अनोखी गुफाओं के बीच, जिनमें से सबसे अद्भुत को डायोनिसियस का कान कहा जाता है। ये यादें मेरे दिमाग में आईं और मैंने साफ तौर पर देखा कि चूंकि मेरे चाचा की आवाज़ सचमुच मुझ तक पहुंची है, इसलिए हमारे बीच कोई बाधा नहीं हो सकती। जिस दिशा से आवाज़ आई है, उस दिशा में चलते हुए, बेशक मैं उनके सामने पहुंच जाऊंगा, अगर मेरी ताकत ने मुझे निराश नहीं किया। इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ, चलने के बजाय मैं खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। ढलान तेज थी, और मैं नीचे फिसल गया। जल्द ही ढलान की गति बहुत बढ़ गई और गिरने का खतरा पैदा हो गया। मुझमें अब खुद को रोकने की ताकत नहीं थी।
अचानक मेरे नीचे जमीन नहीं थी। मुझे लगा कि मैं हवा में घूम रहा हूँ, एक खड़ी गैलरी के उबड़-खाबड़ उभारों से टकरा रहा हूँ और उछल रहा हूँ, बिल्कुल कुआं जैसा। मेरा सिर चट्टान के एक नुकीले कोने से टकराया और मैं बेहोश हो गया। थलथता जब मैं होश में आया तो मैं आधे अंधेरे में फैला हुआ था, मोटे कोट और कंबलों से ढका हुआ था। मेरे चाचा मुझ पर नजर रख रहे थे ताकि जीवन के कम से कम संकेत को पहचान सकें। मेरी पहली आह पर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वे खुशी से चिल्ला उठे, वह जीवित है, वह जीवित है। वह चिल्लाया। हाँ, मैं अभी भी जीवित हूँ, मैंने कमजोरी से जवाब दिया। मेरे प्यारे भतीजे, मेरे चाचा ने मुझे अपनी छाती से लगाते हुए कहा, तुम बच गए। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मैं उनके व्यवहार की कोमलता से बहुत प्रभावित हुआ, और उससे भी अधिक जिस सावधानी से उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन प्रोफेसर के कोमल गुणों को सामने लाने के लिए ऐसी परीक्षाएं आवश्यक थीं। इसी समय हंस आया, उसने मेरा हाथ मेरे चाचा के हाथ में देखा, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसके चेहरे पर खुशी थी। भगवान डैग, उसने कहा, कैसे हो हंस, कैसे हो? और अब अंकल, मुझे बताओ कि हम इस समय कहाँ हैं? कल एक्सल, कल। अब तुम बहुत बेहोश और कमजोर हो गए हो। मैंने तुम्हारे सिर पर पट्टी बांध दी है, जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। अब सो जाओ, और कल मैं तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अभी समय क्या है और कौन सा दिन है? आज रविवार है, 8 अगस्त, और रात के 10 बज रहे हैं। 10 तारीख तक आपको मुझसे कोई और सवाल नहीं पूछना चाहिए। सच तो यह है कि मैं बहुत कमज़ोर था और मेरी आंखें अनायास ही बंद हो गईं। मैं रात को अच्छी नींद लेना चाहता था, और इसलिए मैं सो गया, ये जानते हुए कि मैं 4 दिन तक धरती के बीचों बीच अकेला रहा हूँ। अगली सुबह, जागने पर, मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरा सोफा, जो हमारे सभी यात्रा के सामान से बना था, एक आकर्षक गुफा में था, जो शानदार स्टेलेक्टाइट्स से सजी थी, और जिसकी मिट्टी महीन रेत थी। यह आधी रोशनी थी, वहाँ कोई मशाल या दीपक नहीं था, फिर भी गुफा में एक संकीर्ण छेद के माध्यम से प्रकाश की कुछ रहस्यमय झलकें बाहर से आ रही थीं। मैंने एक अस्पष्ट और अस्पष्ट शोर भी सुना, कुछ ऐसा जो किसी कंकड़ वाले किनारे पर टूटती लहरों की बड़बड़ाहट जैसा था, और कभी-कभी मुझे हवा की सीटी सुनाई देती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं जाग रहा था, क्या मैं सपना देख रहा था, क्या मेरे गिरने से पागल हुआ मेरा मस्तिष्क काल्पनिक शोर से प्रभावित नहीं हो रहा था। फिर भी न तो आंखें, न ही कान इतने धोखे में आ सकते थे। मैंने सोचा, ये दिन की रोशनी की किरण है, जो चट्टान की इस दरार से अंदर आ रही है। ये वास्तव में लहरों की बड़बड़ाहट है। ये हवा की सरसराहट की आवाज़ है। क्या मैं पूरी तरह गलत हूँ, या हम धरती की सतह पर वापस आ गए हैं? क्या मेरे चाचा ने अभियान छोड़ दिया है, या ये खुशी से समाप्त हो गया है? मैं अपने आप से ये अनुत्तरित प्रश्न पूछ ही रहा था कि तभी प्रोफेसर अंदर आए। गुड मॉर्निंग, एक्सल, वो खुशी से चिल्लाया। मुझे यकीन है कि तुम बेहतर हो। हाँ, सचमुच मैं हूँ, मैंने अपने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम्हारी हालत में सुधार होना तय है, क्योंकि तुम शांति से सोई हो। हंस और मैंने बारी बारी से तुम्हें देखा और हमने पाया कि तुम स्पष्ट रूप से ठीक हो रही हो। वास्तव में, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और मैं आपको अभी इसका सबूत दे दूंगा यदि आप मुझे नाश्ता करने देंगे। तुम खाना खाओ, बेटा। बुखार उतर गया है। हंस ने तुम्हारे घावों पर कोई न कोई मरहम लगाया है, जिसका रहस्य आइसलैंड के लोग जानते हैं, और वे आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गए हैं। हमारा शिकारी एक शानदार व्यक्ति है। जब वे बोलते रहे, मेरे चाचा ने कुछ खाने पीने की चीजें तैयार की, जिन्हें मैंने बड़े चाव से खाया, भले ही उन्होंने इसके विपरीत सलाह दी थी। इस दौरान मैं उनसे लगातार सवाल पूछ रहा था, जिनका उन्होंने सहजता से जवाब दिया। तब मुझे पता चला कि मेरे भाग्य से गिरने के कारण मैं लगभग सीधी खड़ी खाई के किनारे पर आ गया था, और चूंकि मैं पत्थरों की एक ऐसी धारा के बीच में गिरा था, जिसमें से थोड़ा सा भी मुझे कुचलने के लिए काफी होता, इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि चट्टान का एक ढीला हिस्सा मेरे साथ नीचे आ गया था।
इस भयावह वाहन ने मुझे मेरे चाचा की बाहों में पहुंचा दिया, जहां मैं घायल, खून से लथपथ और बेहोश होकर गिर पड़ा। ये वाकई बहुत बढ़िया है कि तुम 100 बार नहीं मारे गए। लेकिन भगवान के लिए हमें फिर कभी अलग न होने देना, वरना हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अलग नहीं तो क्या यात्रा खत्म नहीं हुई? मैंने आश्चर्य से आंखें खोली और तुरंत सवाल पूछा। क्या बात है, एक्सल? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप कहते हैं कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे सारे अंगाखंड हैं। निश्चित रूप से। और मेरा सिर, तुम्हारा सिर, कुछ चोटों के अलावा बिल्कुल ठीक है, और वह तुम्हारे कंधों पर है, जहां उसे होना चाहिए। खैर, मुझे डर है कि मेरा मस्तिष्क प्रभावित हो गया है। तुम्हारा दिमाग प्रभावित हो गया? हाँ, मुझे ऐसा ही डर लग रहा है। क्या हम फिर से पृथ्वी की सतह पर आ गए हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि क्या मैं दिन का प्रकाश नहीं देख सकता? क्या मैं बहती हवा और तट पर लहरों की आवाज़ नहीं सुन सकता? आह, बस इतना ही। मुझे इसके बारे में सब बताओ। मैं अकल्पनीय को स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप जल्द ही देखेंगे और समझेंगे कि भूविज्ञान ने अभी तक वह सब नहीं सीखा है जो उसे सीखना है। तो फिर चलें, मैंने तुरंत जवाब दिया। नहीं, एक्सल, खुली हवा तुम्हारे लिए खराब हो सकती है। खुली हवा में? हाँ, हवा बहुत तेज है। तुम्हें खुद को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, मेरे भतीजे। अगर हम फिर से गलती कर बैठे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, और हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है, क्योंकि यात्रा लंबी हो सकती है। यात्रा? हाँ, आज आराम करो और कल हम रवाना होंगे। जहाज रवाना हो जाओ। और मैं लगभग उछल पड़ा। इसका क्या मतलब था? क्या हमारे पास कोई नदी, झील, समुद्र था जिस पर हम निर्भर थे? क्या किसी भूमिगत बंदरगाह में हमारे लिए कोई जहाज था? मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। मेरे चाचा ने मुझे रोकने की व्यर्थ कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि मेरी अधीरता मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो उन्होंने हार मान ली। मैंने जल्दी से कपड़े पहने। ज्यादा सुरक्षा के लिए मैंने खुद को कंबल में लपेटा और गुफा से बाहर आ गया।